चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आगे का टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली चार टॉपिक मैं कवर अप कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। वो चारों टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो पहला जो टॉपिक है डेट इज एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों बोला जाता है कि एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मतलब डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे। बस आपको मैं ये बताऊंगा कि मैजिकल नंबर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, ये सारी जानकारी आप लोग को चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको उन लोग को समझ में आ गया ना, जो थर्ड टॉपिक है हमारा ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, वो समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल आप लोगों को समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म, कंपाउंड्स क्यों फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए, फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में मैंने बता रखा था। अगर जो बच्चे लगातार मेरे वीडियो को फॉलो अप कर रहे हैं तो उनको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, अब जिनको नहीं पता, डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर क्या डायरेक्टली ये वीडियो लेक्चर उनको मिल रहा है, तो डेट इज फाइन, उनके लिए मैं बता देता हूँ। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो, तुम लोगों को पता होगा कि एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं सोडियम का। देखो, न्यूट्रॉन से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग देख पा रहे हैं कि सोडियम के अंदर 11 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं भैया? ये भी 11 होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अगर मैं देखूं इसका वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे तो नेगेटिव लगा देना, प्रोटॉन के बारे में बात करोगे तो पॉजिटिव लगा देना। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर मैं बोलूं कि -11 +11, तो दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग बोल पाएंगे कि एटम्स आर हैंस, हम लोग क्या बोल पाएंगे, हैंस वी कॉल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आया समझ में? क्योंकि भैया -11 +11 क्या होगा, कैंसिल आउट करके 0 नहीं हो जाएगा? मतलब कैंसिल आउट कर देगा दोनों को, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो जब कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई चार्जेस ही पता नहीं चल रहा हमें, तो बोल देंगे भैया न्यूट्रल है ना। पता चला? अब कंपाउंड जब फॉर्म होगा ना तब बताएंगे +2 चार्ज कैसे आता है, वो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक, अगर अब किसी बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, कि फिर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? ये तो फाइंड आउट करना आपने सिखाया है नहीं। चलिए बताता हूँ मैं। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मास नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? मास नंबर। और ये क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि मास नंबर होता है क्या? मास नंबर होता है क्या? आप बोल दोगे सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यही होता है मास नंबर। अब मैं बोलूं एटॉमिक नंबर, फिर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो कितना आसान हो जाएगा हर एक चीज। आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए, तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेगा? तो ये क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना है मेरा, दे रखा है 13। ठीक है, तो प्रोटॉन जितना होगा इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा भैया, तो इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया 13। ठीक है, अब टेंशन किस बात की है हमें, क्या निकालने का टेंशन हो रहा है? न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल्स टू
एन पी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोल रहे थे, एटॉमिक नंबर बोल रहे थे, तो ए इक्वल्स टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। जेड को इधर लेके जाएंगे तो ए माइनस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है 27, ठीक है, माइनस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है 13 इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों चीज फाइंड आउट कर लिया जो क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। बस ये दो चीज अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कुछ भी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। क्या बोला मैंने यहाँ पे, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए। क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब तुम लोग सर ये ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट बोल लो, इसको सेल बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, सर ये ऑर्बिट क्या होता है, देखो एक एटम है, तो एटम के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हो, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बोलते हो ना, ठीक है। उसके बाद ये जो पहला ऑर्बिट या सेल तुम बोलते हो ना, इसको बोला जाता है के सेल। क्या बोला जाता है, अच्छा उसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले सेल बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहले बना लेता हूँ सारा, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या क्या नाम है इसका। दूसरा, ये तीसरा, और ये फोर्थ वन, ठीक है। तो देखो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का जो पहला, जो सबसे वेरी क्लोज, यही सबसे वेरी क्लोज है, तो इस वाले का नाम देंगे हम लोग के सेल, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम दो, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं के सेल में, ठीक है। उसके बाद के सेल के बाद इसका नाम पड़ा एल सेल, ठीक है। यहाँ पे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 8, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया, एम, एम सेल। यहाँ पे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 18, ठीक है। और लास्टली इसका जो नाम पड़ा डेट इज द एन सेल, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 32, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो आपने मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 18, मैक्सिमम 32 ये जो आपने बताया सर, ये क्या आपको सपना आया क्या सर, नहीं ऐसा कोई सपना नहीं आया, उसको बोलते हैं मैजिकल नंबर। क्या बोलेंगे, मैजिकल नंबर। अब देखो मैजिकल नंबर होता है क्या, मैजिकल नंबर बोलो, मैजिकल फॉर्मूला बोलो, ठीक है। तो देखिए मैजिकल फॉर्मूला क्या है, ये मैजिकल फॉर्मूला है 2, सॉरी एक सेकंड, 2n का होल स्क्वायर होता है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। क्या होता है 2n का होल स्क्वायर, मतलब n का होल स्क्वायर, 2 तो एज इट इज रहेगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे n क्या है, वेयर n जो है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो हमने n1 दिया, n1 दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर n1 दे रहे हैं तो किसकी बात हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे।
तो इसका फॉर्मूले में अगर रखते हैं 2 1 का होल स्क्वायर तो ये हो गया 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 2 लिखा था मैंने, ठीक है। चलो टेस्ट करते हैं दूसरा का, n इक्वल्स टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो ये 2 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। तो देखो सेकेंड में हम लोगों ने 8 लिखा था, ठीक है ना। चलिए n इक्वल्स टू 3 लेकर के देख लेते हैं, दैट इज थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे 2 और ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 9 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो थर्ड ऑर्बिट में उन्होंने 18 लिखा था। तो वैसे वैसे तुम ये फॉर्मूला में पुट करते हुए जाओगे और तुमको किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करवाना है वो तुमको मिल जाएगा। तो ये जो आपको मिल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हो, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हो। तो इसको इसको तुम बोलोगे क्या, इसको बोलोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलोगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। समझ में आया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया तो आगे एकदम बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा सब चीज। ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, अब लोग चलते हैं ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल में, ठीक है। ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। अब देखो ऑक्टेट का मतलब 8 होता है और डुप्लेट का मतलब होता है 2, ठीक है। अब ये 8 और 2 का हेल्प से क्या बताओगे सर आप, देखो क्या बताता हूँ मैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन का बोला आपको, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन में मैं आपको बोल दूं कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक, तो ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इसका सेल है सर, ठीक है, वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, ठीक। बट ये केमिकली इसको अनस्टेबल बोलेंगे। अब तुम बोलोगे क्यों सर, केमिकली अनस्टेबल क्यों बोला आपने, केमिकली अनस्टेबल बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि क्योंकि ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया ना डुप्लेट रूल को फॉलो किया। अब डुप्लेट का मतलब 2, मतलब कि इस ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं बोल देता केमिकली स्टेबल है। तो जिसके पास डुप्लेट हो, जिसके पास ऑक्टेट हो, उसको बोलेंगे क्या, स्टेबल। अगर वो स्टेबल हो गया तो दे डू नॉट गो फॉर द केमिकल रिएक्शन, समझे। जिसमें ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल नहीं लगता है, मतलब नहीं फॉलो करता है, तो वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया। अब जैसे हीलियम का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया फर्स्ट ऑर्बिट में वो दोनों इधर चला जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये तो डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया, क्या फॉलो कर लिया, डुप्लेट रूल को, ठीक है। तो जब ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया, डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये केमिकली स्टेबल हो गया, केमिकली स्टेबल हो गया, ठीक है। अब जैसे केमिकली स्टेबल और कौन कौन है, जैसे नियोन को ले लो आप, ठीक है। तो नियोन का अगर मैं आपको बोलूं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नियोन का अगर मैं बनाऊं तो 10 में पहला तो 2 ही लेगा, ठीक है। और जो दूसरा हूँ मैक्सिमम 8 होल्ड कर सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2,8। फर्स्ट तो 2 ही लेगा और सेकेंड वाला 8 ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये किस रूल को फॉलो किया, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया। आया समझ में। तो जब ये दोनों डुप्लेट रूल को भी फॉलो कर रहा है, जैसे हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया, ये नियोन जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकली स्टेबल है ये। केमिकली जब स्टेबल है तो दे डू नॉट गो फॉर द केमिकल रिएक्शन। आगे समझ में, ठीक है। अब अनस्टेबल वाला सर कैसा केस होगा, तो अनस्टेबल वाला तुमको ये बताए, एक तुम सोडियम का ले लो ना। सोडियम का अगर तुम देखोगे तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट में 11 होते हैं, ठीक है। तो वो पहला ऑर्बिट में
2 चला गया, ठीक है। मैक्सिमम होल्डिंग तो 2 ही होता है। दूसरे वाले में हम लोगों ने 8 देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे सोडियम का भी मैंने बोला ना, कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 भैया फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया और 8 सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। तो 2 8, अभी 1 तो बच ही रहा है ना, तो एक और ऑर्बिट हमें बनाना पड़ेगा। अब इस ऑर्बिट में वो अकेला रहेगा, ठीक है। तो अब ये ना ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है ना डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन करोगे सर एक बात बताओ कि कुछ ऐसा नंबर लो, कुछ ऐसा एलिमेंट लो सर, जिसका, जैसे लाइक आर्गन का ले लेते हैं, ठीक है। तो आर्गन में आप 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ आर्गन का। तो देखिए, तो पहला में हो गया 2, ठीक है, 18 है ना, तो दूसरा में जाएगा 8, मैक्सिमम 8 ही होल्ड कर सकता है, 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और ऑर्बिट बनाना पड़ेगा, इसमें भी हमको 8 जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम बोलोगे सर 2 8 8 तो हो गया सर, लेकिन थर्ड वाले पे सर अभी आपने बताया था 18 होना चाहिए। थर्ड वाले पे क्या बताया था अभी सर, 18 होना चाहिए, है ना। ये देखो 18 होना चाहिए, बट सर थर्ड वाले पे तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 ही जा रहा है सर। तो देखो, हमने अभी क्या बोला था कि हम कोई भी एलिमेंट को हम लोग बताएंगे वो केमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल, वो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल से ही। तो ये वाला जो है देखो, थर्ड ऑर्बिट में 18 होना चाहिए, बट 8 है। 8 है मतलब ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है। अगर 18 हो गया तो वेल एंड गुड, होल्डिंग कैपेसिटी तो 18 की है, तो 8 तो ले ही सकता है ना वो। तो 8 है तो भैया ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया वो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको, जैसे ये अनस्टेबल है, केमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 हो जाता तो डुप्लेट को फॉलो कर लेता, 8 हो जाता तो ऑक्टेट को फॉलो कर लेता, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में देखो एक ही है, तो इसको केमिकली अनस्टेबल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए, अब लास्ट टॉपिक तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दैट इज हाउ आर कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। तो जैसे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, जैसे टॉपिक का नाम तो पहले लिख देता हूं मैं, कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि Na+Cl, तो ये क्या फॉर्म करता है, NaCl, ठीक है। पक्की बात। अगर हम सोडियम का वो देखें, लाइक अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ऑर्बिट में कितने कितने होते हैं, तो जैसे ये सोडियम का बनाया है मैंने, अभी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक रहेगा इसके बाहर वाले में, ठीक है। क्लोरीन का क्या कितना होता है, 17, ठीक है। तो क्लोरीन का 17 होगा, तो 2 इधर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बचा 7 ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। देखो दोनों भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 है और इसके आउटर मोस्ट में 7 है। तो अब ये दोनों भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि भैया, सोडियम ने बोला कि एक काम कर, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन को तेरे को ट्रांसफर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा हूं मैं। अगर ट्रांसफर करता है तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने करने लगेगा, क्योंकि फिर इसके आउटर मोस्ट पे कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि पहले से आउटर मोस्ट पे 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। बात समझा, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के बाद इसके पास कितना बचेगा, पहले इसके पास था 281, ठीक है, बिफोर, यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर, ठीक है। इसके पास कितना था पहले, 287 बिफोर,
ठीक है। बट जब ट्रांसफर जब हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, इसके पास 2 8 ही रह गए, और इसके पास हो गया 2 8 8। है समझ में? तो देखो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हुआ अभी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है भैया, सेकेंड पार्ट में क्या है, ये तो हम लोगों ने अभी जो सीखा था वो तो लगा लिया। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है सर इलेक्ट्रॉन का। अब ट्रांसफर हो रहा है तो बड़ा एक गड़बड़ सी बात हो रही है। क्या गड़बड़ सी बात हो रही है? अब देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, पहले कितने इलेक्ट्रॉन, देखो बिफोर, यहाँ पे भी लिखता हूँ सोडियम का। ठीक है, बिफोर, जब मतलब कि कुछ ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा था, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे? तो सर 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तभी तो भैया कैंसिल आउट करके ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और ये भी न्यूट्रल रहेगा। अब जैसे क्लोरीन की मैं बात करूंगा, तो बिफोर, मैं लिख देता हूँ बिफोर, ट्रांसफर होने से पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे? इसके पास थे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। ये भी केमिकली न्यूट्रल, मतलब कि सॉरी केमिकली बोल रहा हूँ, न्यूट्रल था ये। एटम सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी बताया था ना क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेम होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफर हुआ, जैसे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर जैसे हुआ, तो प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन तो भैया अभी भी 11 है। बट सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पे क्या देखने को मिला कि भैया मेरे पास एक प्लस चार्ज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों को बराबर होना चाहिए ना। एक प्लस चार्ज ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, इसीलिए Na पे प्लस चार्ज लग जाता है। ठीक है, और प्लस चार्ज लग जाने से उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब इसमें चलते हैं। क्लोरीन बिफोर तो भैया 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन था। जब ट्रांसफर हुआ तो प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये 17 है। बट इलेक्ट्रॉन एक तो बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक बढ़ गया, तो अभी देखिए प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक्स्ट्रा एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो Cl के ऊपर माइनस साइन इसलिए लग जाता है, और इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, अब ये यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो गया, बात समझे? तब जाकर के ये NaCl बनता है। क्लियर हुआ? सबसे पहली बात, कंपाउंड क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि Na जो था अनस्टेबल था, ये भी अनस्टेबल था, दोनों पार्टिसिपेट करा। पार्टिसिपेट करने से पहले इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, ऑक्टेट रूल फॉलो करके क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद जब इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा, तो भैया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाने से हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो मतलब एक मेरे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए Na प्लस लग गया, और जिसको कैटायन बोलते हैं। और जब ट्रांसफर होने के बाद क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के पास ऑलरेडी पहले से 17 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के क्लोरीन के पास आया, तो पहले 17 था, अब 18 हो गया। तो जब हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जैसे आ गया, तो हम लोग Cl के ऊपर माइनस साइन लिखते हैं, उसको बोलते हैं एनायन, और कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी जो आपने NaCl का जो एग्जाम्पल देखा था ना, वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर होता है। अभी आपने देखा ही था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में होता है? ये होता है मेटल
एंड नॉन मेटल के बीच में। यहाँ पे मेटल जो है वो क्या करता है, डोनेट करता है, याद रखिएगा। और नॉन मेटल क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक, जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था, जो हमने सोडियम लिया था और यहाँ पे क्लोरीन लिया था, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब ये इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन थे, और इसके 7, 7। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने देखा था ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ट्रांसफर कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 8 10। ठीक है, 2 8 क्यों लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8 है। ठीक है, जब ये एक यहाँ पे गया तो यहाँ पे 2 8 8 हो जा रहा था, अभी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे Na प्लस क्यों लग रहा था, Na प्लस इसलिए लग रहा था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मेटल हमेशा डोनेट करता है, और ये नॉन मेटल है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक, तो इसलिए -1 को तुम माइनस डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दिमाग में आ रहा होगा सर फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी समझा देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसा कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके किसके बीच में होता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में हो रहा था मेटल नॉन मेटल के बीच में, यहाँ पे होता है नॉन मेटल के बीच में, मतलब दोनों जो है वो नॉन मेटल ही होंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे O2 का, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके भी कितने होंगे, 6। अब ये क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहेगा, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहेगा, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इससे शेयर कर लेगा। ये भी क्या कह रहा है, बोलेगा भैया हमको भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करेगा, बोलेगा तुम मुझे 2 दे दो, फिर बोलेगा जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम मेरे से 2 लेना, है ना। तो इस तरीके से शेयरिंग यहाँ पे देखा जाता है। तो इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, क्लियर है। एक एग्जांपल ले लो तुम, हाइड्रोजन का भी ले लो, बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल है। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अब डुप्लेट, देखो मैंने अभी क्या बताया था, डुप्लेट ऑक्टेट, ये 2 रूल को फॉलो करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये हीलियम की तरह बनना चाहेगा ना, हीलियम क्या होता है, उसके पास क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बनता एकदम स्टेबल है, कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एकदम स्टेबल, मौज प्राप्ति हो गई इसको, है ना। अब ये क्या करेगा, ये भागदौड़ करके अपना एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये कह रहा है भैया एक मुझे दे दो ना, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। ये बोलेगा भैया मुझे भी दे दो तुम। तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या करा है कि बोला जब मुझे जरूरत होगा तो मैं तेरे से ले लूंगा, ये बोला जब मुझे जरूरत होगा मैं तेरे से ले लूंगा, तो दोनों आपस में क्या करें, शेयर करने लगे। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। तो आई होप हर एक चीज आप लोगों को काफी बारीकी से बताया और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बताया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।